my channel Kaxi with Ease, and in this video I will be covering the test and knowledge questions of IND-AS 41 एग्रीकल्चर। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। सो NDA purchased cattle at an auction on 30th June 2021। परचेज प्राइस 1 लाख रुपए दे दिया। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द कैटल बैक टू द एंटिटीज फार्म दे दिया 1,000 रुपये, और सेल्स प्राइस का कैटल का दे दिया 1,10,000 रुपये। ठीक है। कंपनी वुड हैव टू इनकर सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ इट वर टू सेल द कैटल एट ऑक्शन इन एडिशन टू एन ऑक्शनियर फी ऑफ 2% ऑफ सेल्स क्या प्राइस। जो ऑक्शनियर चार्ज करते हैं 2% सेलिंग प्राइस का, बायर से भी और सेलर से भी। हमें अमाउंट निकालनी है जिस पे कैटल रिकग्नाइज होगी बुक्स में इनिशियल रिकग्निशन पे और ईयर एंड पे, और कॉरेस्पॉन्डिंग जनरल एंट्रीज भी शो करनी है। ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो यार, सबसे पहले ना आप क्वेश्चन देखोगे ना, सो आप सबसे पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालो। जिस दिन मैंने परचेज़ करी है, मैंने 30th जून 2021 को क्या है परचेज़ करी है, 30th जून को मैंने क्या है परचेज़ करी है। ठीक है। तो उस टाइम मैंने परचेज़ करी है 1 लाख रुपए की, और उसमें से अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्टिंग का कैटल मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है। तो वो उसमें हो जाएगी, फेयर वैल्यू में काउंट होगी वो। ठीक है। और मैं माइनस और करूँगा 2,000 रुपये, क्योंकि उसमें 2,000 रुपये मेरे को ऑक्शनियर के चार्जेस दे रखे हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस के। अब देखो 30 जून को तो मेरे को सेलिंग प्राइस पता नहीं है क्या है, तो जितने मैंने परचेज़ करी है मैं उसको सेलिंग प्राइस मान लूँगा। जितने मैंने परचेज़ करी है उसको मैं सेलिंग प्राइस का है मान लूँगा। तो मेरा 97,000 निकल के आ जाएगा। 30th जून को निकल के आई है ये। अब कैश आउटफ्लो मेरा कितना हुआ है आपको पता ही है। 1 लाख रुपए मैंने उसमें दिए, फिर मैंने बाद में जब सेल करते हुए 2,000 रुपये और दिए हैं ऑक्शन चार्जेस, और 1,000 रुपये मैंने क्या करा है, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है। तो आउटफ्लो तो मेरा इतना हुआ है। ठीक है। ओके, तो देखते हैं। अब मैं अगर बात करूं 31 मार्च 20x2 की, तो उस टाइम मेरी बेसिकली क्या होगी कॉस्ट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल क्या होगी। 1,10,000 मेरे को दे रखी है सेल प्राइस, माइनस 1,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के, और माइनस 2% कितना सेल्स प्राइस का, और माइनस करूँगा तो मेरी 1,06,800 रहेगी। मतलब इस पर मेरी रीवैल्यू होगी। ठीक है। पहले इनिशियल रिकग्निशन का देखते हैं। इनिशियल रिकग्निशन मेरी किस पे होगी, 97,000 पे होगी, और 1,03,000 आउटफ्लो हुआ है। जो बैलेंसिंग फिगर बची वो 6,000 रुपये में क्या है लॉस डाल दूंगा, लॉस डाल दूंगा। ठीक है। अब मुझे फिर जब मैंने रीवैल्यू करी 31 मार्च को, तो मेरा जो निकल के आया वो 1,06,800 निकल के आया, और मैंने कर रखी कितनी 97,000। तो मतलब मेरे को 1,06,800 माइनस 97,000 कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 9,800 बढ़ानी पड़ेगी। तो गेन और रिवरन दिखा दूंगा और बायोलॉजिकल सेट क्या डेबिट कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर बीइंग बायोलॉजिकल सेट परचेज, और यहाँ पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैटल की एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू क्या सेल पे। एट 31 मार्च the cattle is measured at fair value less cost to sell. The estimated transportation cost of carrying the cattle to the auction of 1,000 रुपये वो डिडक्ट करी जाएगी किसमें, सेलिंग प्राइस में से, टू डिटरमाइन क्या करना क्या फेयर वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। Question number 2. XY Limited is a farming entity where cows are milked on a daily basis. Milk is kept in cold storage immediately after milking and sold to retail distributor on a weekly basis. On 1st April 2021, XY Limited is a herd of 500 cows, which were all 3 years old. During the year, some of the cows became sick, and on 30th September 2021, 20 cows died. On 1st October 2021,
XY Limited purchased 20 replacement cows from the market for 21,000 each. और वो काओ 1 ईयर 1 साल की थी. 31st March 2022, XY Limited had 1,000 liters of milk in cold storage which had not been sold to retail distributor. So they had 1,000 liters of milk in the cold storage itself, which they hadn't sold to the retail distributors. The market price of milk 31st March 2022 was 20 per liter. When selling the milk to distributor, XY Limited incurs selling cost of 1 rupees per liter. These amounts didn't change during March 2022 and are not expected to change during April 2022 as well. Information relating to fair value and cost to sell is given below. So हमें फेयर वैल्यू दे रखी है डेयरी काऊ की एज के हिसाब से कॉस्ट दे रखी है टू सेल अ काऊ. 3 पीरियड दे रखे हैं, 1 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल. सॉरी. The fair value of a 3.5 years old cow had 27,000. Pass necessary journal entries of above transactions with respect to the cow and financial statements of XY Limited for the year end 31st March 2022. Also show the amount lying in the inventory if any. ठीक है, तो हमें इन्वेंट्री की अमाउंट बतानी प्लस जनरल एंट्रीज पास करनी है काउस के रिस्पेक्ट में, राइट. सो चलो इलस्ट्रेशन 2 करते हैं. देखो, XY Limited is a farming entity where cows are milked on a daily basis. ठीक है. Milk is kept in cold storage immediately after milking and retail distributor को बेच दिया जाता है वीकली बेसिस पे. 1 अप्रैल 2021 को मेरे को 500 काऊ की हर्ड दे रखी है जो कि 3 साल की है. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर कुछ काउस बीमार हो गई और 30 सितंबर 2021 को 20 काऊ क्या है मर गई. ठीक है. 1 अक्टूबर 2021 को XY Limited परचेज करती है 20 रिप्लेसमेंट काऊ. 20 मर गए और 20 ही रिप्लेसमेंट कर ली उन्होंने 21,000 रुपये की ईच. और ये 1 साल की मतलब इनकी 1 साल की एज थी. On 31st March 2022, XY Limited has 1,000 liters of milk कोल्ड स्टोरेज में है जो ये बेचा नहीं गया है डिस्ट्रीब्यूटर को और इसका मार्केट प्राइस 20 रुपये पर लीटर है. So when selling the milk to distributor, XY Limited incurs selling cost of ₹1 per liter. 1 रुपये पर लीटर की कॉस्ट इनकर करते हैं. मतलब 21 रुपये का है, 20 रुपये का है, 19 रुपये मेरी कॉस्ट निकल जाएगी. एंड 19 इंटू 1000, तो ये तो मेरी इन्वेंट्री शो हो जाएगी 19,000 रुपये की. 19,000 की तो मेरी क्या है इन्वेंट्री शो हो जाएगी. अमाउंट चेंज नहीं हुई और एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो चेंज भी होगी. इन्फॉर्मेशन मेरे को दे रखी है फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल की. देखो भाई 3 डेट दे दी जब जब चेंजेस हुए, प्लस 1 साल की काऊ की, 1.5 साल की काऊ की, 3 साल, 4 साल और कॉस्ट टू सेल काऊ दे दी. फेयर वैल्यू दे दी हमें 3.5 ईयर्स ओल्ड काऊ की. हमें जनरल एंट्री पास करनी है और अमाउंट इन्वेंट्री में देखो, इन्वेंट्री वाले अमाउंट तो मैंने निकाल दी 19,000 रुपये. आपको चेक भी करा दूंगा. बाकी जनरल एंट्री का देखते हैं. वो इसके लिए तो यार आपको ना टेबल बनानी पड़ेगी. एक टेबल बिना बनाए बिना आप ये कर नहीं पाओगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं, समझ रहे हो. तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ. क्वेश्चन पे ही रहना अपना, बट मैं आंसर आपको क्या है समझा रहा हूँ. देखो पहले तो मैंने क्या देखो, पहले मैंने मेरी जो काऊ है वो डेथ, उनकी डेथ हो गई तो उस पर लॉस हुआ होगा, मेरे को लॉस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, राइट. अब वो लॉस देखो, वो लॉस हुई मेरे को अपनी जो बायोलॉजी के लोग, मेरा देखो इनिशियल रेगुलेशन तो एंट्री मांगी मतलब हम देंगे नहीं क्योंकि काओ हमें का बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2021 का. तो इनिशियल रेगुलेशन तो कर रखी होगी, एंट्री ऑलरेडी हम एज रिज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. अब हमारा ना बायोलॉजिकल एसेट कम हो जाएगा जब मेरी काऊ मर गई, ऑब्वियसली कम होगा. अब उसके देखो हमें हमारी 20 काऊ मरी हैं और 30 सितंबर के हिसाब से 30 सितंबर के हिसाब से जो काऊ है हमारी वो
आई थिंक 1.5 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। 1.5 नहीं, 3, राइट। उस हिसाब से आप निकाल लोगे तो आपको लॉस हुआ है। तो 3.5 ईयर्स की थी, 3.5 ईयर्स की थी, ठीक है। और हमें दे रखी है उनकी फेयर वैल्यू 27 क्या 1000, 27 क्या 1000। क्योंकि 3.5 ईयर्स की में कोई फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, बट इन्होंने 27,000 मानी है, ठीक है। कॉस्ट चल दे रखी 1,000 रुपये, 26,000 मान लूँगा मैं। तो 26 इंटू क्या 20 कर दूंगा, 26 इंटू क्या 20 कर दूंगा, कितना आएगा 5,20,000, 5,20,000। तो ये मेरा लॉस हो जाएगा। और टू बायोलॉजिकल क्या एसेट, वही एंट्री पास करी हुई है, लॉस ऑन डेथ ऑफ 20 काउस टू बायोलॉजिकल एसेट, ठीक है। तो आपने ये टेबल बना लो पहले, ये वर्किंग नोट बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बेस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो हम देंगे इसे 1 अप्रैल वाली डेट, 30 सितंबर वाली डेट, 1 अक्टूबर वाली डेट और 1 मार्च 2022 वाली डेट, ठीक है। एक नंबर वाला कॉलम, एक एज वाला कॉलम, एक फेयर वैल्यू वाला कॉलम, एक कॉस्ट टू सेल वाला कॉलम, एक नेट वाला कॉलम और एक बायोलॉजिकल एसेट वाला कॉलम। अब ये क्यों बना रहे हैं, तो नंबर तो आएगा ही आएगा मेरा। तो जब तो मेरा देखो ओपनिंग बैलेंस जिस डेट पे है उस पर नंबर आएगा। फिर जब मेरा चेंजेस हुए, मतलब मेरी काऊ की डेथ हुई उस वाला नंबर आ गया, जब मैंने नहीं खरीदी उसका आ गया, और जब मैंने क्या है मेरी क्लोजिंग जो बचा, तो क्लोजिंग भी दो में बाइफरकेट कर देंगे, एक नई वाला एक पुराने वाला, ठीक है। अब आप लोग नंबर में फिर एज देखो, 3 साल, 3.5 साल, 1 साल, 4 साल, 1.5 साल, ठीक है। फिर फेयर वैल्यू देखो, फिर कॉस्ट टू सेल देखो, फिर नेट देखो। तो 1 अप्रैल की देखो, 1 अप्रैल की आप फेयर वैल्यू लिख दो, देखो एज के हिसाब से फेयर वैल्यू निकलेगी हमारी। तो 27,000 ही है वो, तो देखो गिवन है आपको क्वेश्चन में 27,000 है 1 अप्रैल की। फिर 30 सितंबर की हमें दे रखी है, और ये 3 साल की का 3.5 साल की 27,000 ही मांग रहे हैं हम। 1 अक्टूबर की हमें दे रखी है कितने साल की, 1 साल की, क्योंकि नई काव जो परचेस करी है उनको 1 साल ही है ओल्डर, तो 21,000 हो जाएगी उनकी जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में। फिर हमने लास्ट में 480 हुई, और फिर 20 जो नई वाली है उनकी 1.5 साल है, और 480 वाली की 4 साल होगी ऑब्वियसली। 24,500 दे रखे, 23,500 यार उनकी मेरे को दे रखी है, ठीक है। सो आप कॉस्ट टू सेल लिख दोगे, क्योंकि हम नेट ही लेंगे, और नेट मल्टीप्लाई बाय आपको बस क्या है नंबर से करना है, फिर आपको बायोलॉजिकल सेट किया है रुपीज़ भी आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर जो मैंने नई काव एक्वायर करी है, देखो नई काव जो एक्वायर करी है मैंने 4 लाख में करी है, 4 लाख में करी है। तो 4 लाख की मैं वो कर लूँगा, लेकिन मेरे को ना इनिशियल रिकग्निशन पे लॉस भी दिखाना पड़ेगा 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का, ठीक है। बिकॉज 1000 इंटू जो है मेरा 1000 इंटू 20 वो मेरी कॉस्ट टू सेल है, और कॉस्ट टू सेल में क्या है लॉस में दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला ये भूल मत जाना। और 4,20,000 से बैंक में पैसा जाएगा। फिर रीमेजरमेंट पे जो लॉस होगा मेरे को 1 अक्टूबर पे देखो, ठीक है। अब बस मेरे को रीमेजरमेंट पे लॉस दिखाना है, बस रीमेजरमेंट पे लॉस निकालना है, देखो कैसे निकलेगा। देखो नई काव मेरी का जो क्लोजिंग वैल्यू है वो ये है, और जो मैंने परचेज़ करी थी वो ये थी, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आया 48,000 रुपये का, 48,000 रुपये का बायोलॉजिकल सेट डेबिट कर दूंगा जो कि बढ़िया है मेरा, और गेन क्रेडिट कर दूंगा, गेन और रीपेयर क्योंकि मेरे को बड़ा है। और अब मेरे को निकालना है पुरानी 480 वाली का उस पर। तो देखो ये यहाँ से 480 हुई, तो इसको नेट करो कितना आएगा, 1.3 करोड़ माइनस 130 लाख कर लो, माइनस 5.2 लाख, ठीक है। और इससे माइनस कर दो इसको, तो मेरा लगभग क्या है 124 आ रहा है, और लेकिन मेरा कम हुआ है 124.8 मेरी पहले आ रही है 124.8 लाख की, बट बाद में भी 121 की, मतलब कम हो गई, तो मेरे को लॉस हुआ है इस पर। लॉस निकाल लेंगे 121.92 करके, तो ये 2.88 लैक्स का मेरे को क्या है लॉस आ गया, 2.8 लैक्स का मेरे को लॉस आ गया 480 वाली का उस पर। आप नेट करके भी दिखा सकते हो, बट उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसको ऐसे अलग अलग करके दिखाना, ठीक है। नई काउस पे अलग, पुरानी वाली काउस पे अलग, तो ऐसे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बस ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनानी है। टेबल बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। इन्वेंट्री मैंने आपको निकाली हुई थी 19,000 की,
इन्वेंट्री 19,000 की निकाली दी थी, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। थर्ड वाला पढ़ते हैं। थर्ड कहता है कंपनी एक्स परचेज 100 गुड्स एट एन ऑक्शन for 1 lakh on 30 September 2021. Subsequent transportation cost may be 1,000 that is similar to cost X would have to incur to sell the goat at the auction. Additionally, there would be a 2% selling fee on the market price of the goat to be incurred by the seller. Additionally, 2% का सेलिंग फी भी है मार्केट प्राइस गोट के मार्केट प्राइस पे, क्योंकि सेलर क्या इनकर करेगा, ठीक है। तो देखो हमें इसके निकालना क्या है, आज क्या है, जनरल एंट्री पास करनी है इनिशियल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की अबव ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है। इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड में को 2 दे दिया, 30 सितंबर दे दिया, 31 मार्च दे दिया, और कंपनी डिटरमाइन करती है फेयर वैल्यू अपनी रिपोर्टिंग की डेट्स पे, ठीक है। सो देखो पहले तो मैं लाइन बाई लाइन चलते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट हमने एक्वायर करी 1 लाख रुपए की, ठीक है। देखो लगभग मैंने 1 लाख रुपए की एक्वायर करी, ठीक है। 1 लाख रुपए की मैंने एक्वायर करी, माइनस कर दूंगा 1,000 रुपये, मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाल रहा हूँ, और माइनस कर दूंगा 1 लाख का 2% कितना होगा, 2,000 होगा। सो 97,000 मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। 97,000 निकल के आ जाएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कैश आउटफ्लो कितना हुआ है मेरा, 1,01,000 का ही हुआ है, वो तो मैं कंसिडर करता ही हूँ, आपको पता ही है। और बाकी जो डिफरेंस है वो मेरा कहाँ जाएगा, लॉस ऑन रिकग्निशन में, तो बायोलॉजी 97,000 का लॉस ऑन रिकग्निशन 4,000 और 1,01,000 का मेरा आउटफ्लो हुआ है, ठीक है, जो बायर ने पे करा है, क्योंकि बायर के परस्पेक्टिव से अकाउंटिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो इनिशियल रिकग्निशन ऑफ गॉट फेयर वैल्यू एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है, राइट। फेयर वैल्यू गॉट मैंने आपकी निकाली थी। अब करते हैं आगे। 31 मार्च 2022 को जो मार्केट वैल्यू है गोल्ड की मोस्ट रिलेवेंट मार्केट में जो इंक्रीज़ हो जाती है 1,10,000। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 रुपये की क्या है, सेलर इनकर करता है, सेलर टू गेट द गो टू द रिलेवेंट क्या मार्केट। एक ऑक्शनियर की फीस 2% की क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द गोल्ड पे क्या है, पेबल होती है किसी द्वारा, सेलर के द्वारा, सेलर पे करता है उसको, ठीक है, सेलर पे करेगा उसको। सो 1,10,000 की मेरी कॉस्ट इनकर को 1,10,000 की मेरी हो गई, बट इसमें से मैं 1,000 रुपये माइनस करूँगा, 1,10,000 का 2% और माइनस करूँगा, तो 1,10,000 का आप 2% निकालोगे तो आपका आएगा निकल के 1,22,000। तो इसको आप माइनस कर दो तो आपका निकल गया 1,06,800 आएगा। तो 1,06,000 मेरी कॉस्ट टू सेल हो गई, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बट मेरी बायोलॉजिकल एसिड कितने भी थी जो मैंने इनिशियली रिकग्नाइज़ करी 97,000 पे, तो कितने से मेरे को बढ़ानी पड़ेगी, देखो मेरे को बढ़ानी पड़ेगी लगभग 9,800 से। तो 9,800 से हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर देंगे, क्या जा रहा है हमारा। तो बायोलॉजिकल से डेबिट कर दो, गेन ऑन लॉस क्या है, क्रेडिट कर दो। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ गुड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कितने की कर दी हमने, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ये भी क्लियर है। ठीक है। अब 15 सितंबर 2022 को क्या हुआ, फेयर वैल्यू दे रखी रिमेनिंग गुड की, और 42 गोट्स को क्या है जब बेसिकली यूज़ कर लिया गया फॉर द जो भी उनकी पर्पस है स्लॉटर कर लिया गया, और स्लॉटर कॉस्ट आई 4,200, मतलब ये तो पैसा गया 4,200, तो मेरा पैसा क्या है गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और मार्केट प्राइस मेरे को रखा है 48,300, और 48,300 में से आप 420 अगर माइनस करोगे कॉस्ट टू सेल है तो 47,880 निकल के आएगा, ठीक है। उसका भी देखते हैं, इसकी भी हम एंट्री पास कर देंगे। देखो इसकी एंट्री कैसे पास होगी, देखो इन्वेंट्री मेरी इतने से, देखो 48,300 था, 48,300 मेरी क्या थी, देखो 48,300 मेरे को दे रखी है अपनी मार्केट प्राइस कारकेस की, ठीक है। और 420 पे क्या है उसकी कॉस्ट टू सेल है, तो 47,882 से आप इन्वेंट्री अपनी बढ़ा दोगे, क्योंकि इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो गई। अब मैंने उसको जो गोड्स वगैरह उनको बेसिकली किल कर दिया फॉर ईटिंग पर्पज़, जो भी उनका कंजम्पशन पर्पज़ होगा, सो मेरी इन्वेंट्री बन जाएगी वो, ठीक है। और
बैंक से मेरे 4200 भी गए, इतना समझ आया। अब बायोलॉजिकल एसेट मेरा कितने से कम होगा? देखो अगर इन्वेंट्री बायोलॉजिकल एसेट है तो इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो रहा है ना, और वो भी 42 गोड्स कन्वर्ट हो रही है मेरी। देखो तो मेरे को 42 का प्रोपोर्शन के हिसाब से निकालूंगा। देखो मेरी जो फेयर वैल्यू थी वो इतनी थी लास्ट, जो मैंने निकाली थी आपके सामने निकाली थी ऊपर। देखो देखो यहाँ से देखोगे ना, 97,000 पहले थी, फिर 97,000 में प्लस करा 9800, 97,000 में प्लस करा 97K प्लस 9.8K, ठीक है, प्लस अगर मैं देखूँ इसमें, ठीक है, बस यही दो एंट्री हमने करी थी तो 106,800 निकल के आई थी मेरी, ठीक है। अब मेरे को गेन भी हुआ है इसमें, देखो गेन कैसे हुआ है। देखो पहले तो मेरी कॉस्ट टू सेल, आई थिंक मैंने इसमें लाइन मिस कर दी है अपनी, सॉरी ये वाली लाइन मिस हो गई। 15 सितंबर को फेयर वैल्यू गॉड की थी 82820, ठीक है। 42 गोड्स वर स्लॉटेड हो गई उस डेट पे, सॉरी उससे पहले देखो 1 जून 2022 को हमने 20,000 की गोड सोल्ड कर दी, ठीक है। और इसमें 150 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी थी और 2% की क्या थी, ऑक्शनियर फीस भी थी। तो 20,000 पे आप 2% निकालोगे कितना निकलेगा आपका, 400 रुपये। तो 19,600 तो मेरी नेट कॉस्ट पड़ गई, माइनस में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी करूँगा। तो 19,450 में से मेरे में क्या है, बैंक अकाउंट से मेरे पास पैसे आए। सेलिंग एक्सपेंस में 550 डाल दूंगा इसमें, रेवेन्यू कितनी हो गई मेरी बुक 20,000 की, ठीक है। 20,000 की मेरी रेवेन्यू क्या है, बुक हो गई, राइट। क्योंकि देखो बैंक में तो पैसा आया होगा 19,450, सेलिंग एक्सपेंस मेरे हुए 550 के, तो रेवेन्यू तो मैं पूरी 25,000 की बुक करूँगा। ब्रेकअप उसका ये हो गया। अब कॉस्ट टू सेल कैसे निकली, तो कॉस्ट टू सेल तो मेरी वही, मेरे को बेचने में कॉस्ट नहीं लगी, बेचने में कॉस्ट नहीं लगी है, और बायोलॉजिकल सेट भी मेरे इससे कम हो जाएंगे। अब प्रॉफिट तो आप निकाल ही लोगे। देखो 18 गोड्स बेची है, 1,06,800 थी मेरी, ये 100 गोड्स की दे रखी है, 18 गोड्स की कितनी निकल के आ जाएगी, और बाकी उसमें से कॉस्ट है जो आपकी माइनस कर दोगे, तो आपकी 226 रुपये क्या है निकल के आ जाएगी। जब आप 9800 पे भी निकालोगे ना अपना 100 और मल्टीप्लाई बाय क्या 18, तो जब भी आपका इस हिसाब से निकल के आ जाएगा, राइट। अब जो उसके नीचे वाले पार्ट पे थे हम, जो हमारी क्या थी, उन्होंने गोड क्या है किल कर दी थी। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये एंट्री हमारी दो पास हो ही गई थी। अब लॉस ऑन रीमेजरमेंट तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी, बट बायोलॉजिकल हम बायोलॉजिकल सर कितने से कम करेंगे, देखो हम प्रोपोर्शनेटली कम करेंगे। तो 106,800 मेरा पहले था, प्लस मेरा गेन हुआ 226 रुपये का, ऊपर देखो मैंने बढ़ाई हुई है, यहाँ पे गेन हुआ, यहाँ पे बायोलॉजिकल सेट बढ़ गया, ठीक है। तो मेरा फिर यहाँ पे 19,450 का भी क्या है, कम भी हुआ है, तो माइनस 19,450 भी करोगे आप, ये डिवाइड करोगे, ये कितनी कितनी की वैल्यू दे रखी है मेरे को, देखो 1,06,800 प्लस 226 से बढ़ा क्योंकि गेन था, माइनस फिर हुआ मेरी कम हो गई थी क्योंकि मैंने क्या है बेच दी, ये मेरे को दे रखी है 82 गोड्स की, क्योंकि 100 थी पहले, फिर 18 तो बिक गई, तो 82 बची, और मेरे को निकालनी कितने की, 42 की निकालनी है, तो 44,856 आ जाएगा आपकी वैल्यू, यही वाली, और बाकी तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब उसके अब नीचे पढ़ना, उसके नीचे वाली लाइन रखी है, ऑन 30 सितंबर 2022 मार्केट प्राइस रिमेनिंग 40 गोड्स की मेरे को 44,800 दे रखी है, ठीक है। रिमेनिंग 40 गोड्स की मेरे को क्या दे रखी है, मार्केट प्राइस 44,800, ठीक है। 44,800 में से मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के एक्सपेक्टेड 400 रुपये है, और 44,800 मेरे को 2% क्या है ऑक्शनरी फीस भी दे रखी है, वो माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो लॉग निकल के आ जाएगा 43,504 जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ये। तो 43,504 तो मेरी क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 30 सितंबर को, बट मेरी बुक्स में कितनी दिख रही है, मेरी बुक्स पे कितनी दिख रही है बताओ, बुक्स में आपकी ये दिखेगी 1,06,000 थी, फिर 226 से इंक्रीज हुई, फिर 19,450 से माइनस हुई, फिर 444,856 से क्या है माइनस हुई, तो इसका जो डिफरेंस है ये आपका क्या आएगा, लॉस या गेन जो भी हो, यहाँ पे आपका गेन आ रहा है, तो बस आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, राइट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इसमें आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना 4 पार्ट्स में है, ये क्वेश्चन ना 4 पार्ट्स में है हमारा।
वन इसकी भाई, मेरा पहले तो मैंने ख़रीदी, फिर क्या हुआ, ख़रीदने के बाद मैंने उसको उसको रीमेजर करा, उसका गेन रिकग्नाइज़ करा, फिर मैंने बेचा, तो बेचने पे मेरी एक तो मैंने कॉस्ट रिकग्नाइज़ करी प्लस प्रॉफिट रिकग्नाइज़ करा प्लस जो बेचा उसकी एंट्री पास करी, बेचने वाली एंट्री। फिर मैंने क्या करा, उसको किल करा अपने कंजम्पशन के लिए, तो उसको इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो गई। फिर इन्वेंट्री में कन्वर्ट होने के लिए मेरे को उसकी एंट्री पास करनी पड़ी, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट कम करना पड़ा उसमें, और क्या है, इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ी। फिर क्या हुआ, उसके बाद मेरी जो 40 वोट बची उसकी उसकी मेरे को फिर से रीमेजरमेंट करनी पड़ेगी बायोलॉजिकल एसेट के केस में, क्योंकि इंडिया खुद बोलता है ये, राइट। तो इसमें ऐसा था। सो देखो अभी फोर्थ देखते हैं। ऑन 1 नवंबर 2021 सी एग्रो लिमिटेड परचेज 100 goats of special breed from a market for 10 लाख रुपीज़ विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 2%। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितने की है, 2% की। गोट की जो फेयर वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई 10 लाख से टू 9 लाख एट 31 मार्च 20x2, ठीक है। 100 गोट परचेज करी स्पेशल ब्रीड की मार्केट से फॉर ₹10 लाख, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 2% की थी। गोट की जो फेयर वैल्यू है वो 10 लाख से 9 लाख हो गई 31 मार्च 20x2 को, ठीक है। तो हमें डेट ऑफ परचेज में और फाइनेंशियल ईयर एंडेड में क्या निकालना है दोनों के उसमें, जब ट्रांजेक्शन कॉस्ट सेलर ने बियर कर ली हो जबकि कॉस्ट, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट सेलर बायर ने परचेज तो दोनों बियर करी जबकि मेरे को निकालनी है, और दोनों केस में मेरे को यार एंट्री भी क्या है पास करनी है। देखो यार इसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है तो। देखो एज पर पैरा 12 ऑफ इंडिया 41, एज पर पैरा 12 ऑफ इंडिया 41 a biological set shall be measured on initial recognition and at the end of each क्या रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। वो भी उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट चल पे मेजर करते हैं, तो आपको पता है। देयरफॉर रिगार्डलेस ऑफ हु कौन बियर करता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट 2% की वो कॉस्ट होती है गोट को सेल करने की 1 नवंबर 2021 को। एंड देयरफॉर जो गोट है वो मेजर होनी चाहिए उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, वो भी किस पे, इनिशियल रिकग्निशन क्या डेट पे। And therefore the goat should be measured at their fair value less cost to sell at their इनिशियल रिकग्निशन क्या डेट पे, विच इज़ 9,80,000 क्या 1000 आपका निकल के आ रहा है, राइट। तो आपका बायोलॉजिकल एसेट क्या डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन परचेज डेबिट हो जाएगा, और बैंक क्या क्रेडिट हो जाएगा। तो वही है, 10 लाख पे मेरा 2% तो लगी, तो बायोलॉजिकल एसेट तो नेट पे मेजर हो गया। लेकिन उसमें देखो जब मेरी सेलर और बायर ने दोनों बियर करी है, सो ये इतना ही रहेगा, बट मेरा 40,000 हो जाएगी क्योंकि मेरे को दोनों की कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी बायोलॉजिकल एसेट की परचेज पे जो लॉस हुआ है, और फिर बैंक को मैं क्या क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। बैंक को क्या है मैं क्रेडिट कर दूंगा। बट जब मैं उसको रीमेजर करूँगा तो रीमेजरमेंट में मेरा सेम ही रहेगा, जो मेरे को 2% माइनस करना रहेगा। 9 लाख का 2% आप निकालोगे इतना 18,000 आएगा। तो ये आपकी रीमेजरमेंट वैल्यू है, ये आपकी अर्लियर वैल्यू थी, तो ये आपकी क्या है डिक्रीज़ होएगी वैल्यू, तो आप डिक्रीज़ कर दोगे, दोनों सिचुएशन में सेम रहेगी, ठीक है। सो चलो इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। वी स्टार्ट विद द 5th क्वेश्चन। सो एनालाइज वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इंडियाज़ 41 के स्कोप में आएंगी कि नहीं आएंगी, हमें प्रॉपर रीजनिंग देनी है, ठीक है। मैनेजिंग एनिमल रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक जू, हम डायरेक्टली आंसर पे आ जाते हैं। देखो तो मैनेजिंग एनिमल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक क्या, जू। तो देखो यार इंडिया 41 में नहीं आएगी क्योंकि जो प्राइमरी पर्पज़ है वो एनिमल्स का रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए मेरे को पब्लिक को शो करना है। सो कोई मैनेजमेंट नहीं है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, बट सिर्फ हम कंट्रोल कर रहे हैं एनिमल्स को। तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंडर ही नहीं फॉल करती। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंडर ही नहीं आएगी तो मैं इसको इंडिया 41 के में नहीं ले सकता। फिशिंग ऑशन में ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हार्वेस्टिंग बायोलॉजिकल एसेट्स है अनमैनेज सोर्सेज से, कोई मैनेजमेंट नहीं है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, सिंस फिश नेचुरली ग्रो होती है ओशन में, तो ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के स्कोप में नहीं आएगी। फिश फार्मिंग कह सकते हैं, यस, बिकॉज मैनेजिंग द ग्रोथ ऑफ फिश
और उसके बाद हार्वेस्ट करना सेल के लिए वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है जो इंडिया 41 में आती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है मैनेज कर रहे हैं बायोलॉजिकल एसिड्स का, वो भी उसको एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स क्या सेल करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सेल्स बैक्टीरिया वायरस, इसमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। आंसर ये बोलता है जो डेवलपमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर रिसर्च पर्पजेज वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होते सेल के लिए कन्वर्जन के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में या एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स में। हैंस दैट जो डेवलपमेंट है सेड पर्पजेस के लिए वो इंडिया 41 के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ करने के लिए, डेयरी में एग्रीकल्चर में, तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स टू बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, तो मैं प्लांट ग्रो कर रहा हूँ प्रोडक्शन ड्रग्स में यूज़ करने के लिए, ये तो येस बिल्कुल आएगा, क्योंकि एंटिटी ग्रो कर रही है प्लांट को प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स को बेसिकली यूज़ करने के लिए। सो एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्लासीफाई करेगी और वो इंडिया 41 के क्या स्कोप में भी क्या है आएगी। परचेज ऑफ 25 डॉग्स फॉर सिक्योरिटी पर्पज कंपनी के प्रमाइसिस के लिए, नो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि भाई कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है उसमें और ना कोई एग्रीकल्चर से रिलेशन है। सो वो आउटसाइड ऑफ स्कोप 41 है। India's 41 is to be applied to account for the biological assets when they relate to the agriculture activity. Guard dogs for security purposes do not qualify as agriculture activity since they are not being kept for sale or for converted into agriculture produce or into additional biological assets. Hence they are outside and scope of India's 41 के scope से क्या outside हैं वो आते हैं, right? तो ये था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।